नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने इंग्लैंड को अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में हराकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान पर। पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ विवादों का समाधान ही नहीं बल्कि न्याय को संरक्षित करना भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को 20 सीटें और कन्याकुमारी संसदीय सीट दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में 1,94,00,000 से अधिक लोगों को अब तक कोविड टीका लगाया गया। उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीकों से होगी। और यूरोपीय दौरे पर बेल्जियम में भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से जारी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसानी एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। अहमदाबाद में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। इस जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई है। टीम इंडिया ने आज चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। Absolutely outstanding. Got off to a bad start, if you want to call that first defeat in Chennai, but thereafter they look like the champions. ATN Test Series, another one in the pocket for India. 13th consecutive series win, and Virat Kohli and his boys will be pleased that they've qualified for the World Test Championship, and they will be playing at the Lords against New Zealand. इस मैच की पहली पारी में इंग्लैंड ने 205 रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम ने 365 रन बनाए और उसे 160 रन की बढ़त मिली। इसके बाद इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 135 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में ऋषभ पंत को उनकी शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरी टेस्ट सीरीज में 32 विकेट लेने वाले आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कप्तान विराट कोहली ने इस जीत के बाद कहा, Comeback pleased me the most. I think it's up to the individuals as well. Taking the situation on like Rishabh and what she did with that game-changing partnership, and then with Akshar as well, a 100-run partnership. These are the kind of situations where individuals stand up and say, okay, I'm going to make a mark and make a name for myself and, be that player who can be counted on, and that's exactly what they've done. टीम इंडिया की इस जीत ने देश के तमाम क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भर दिया है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पहुंचने पर भी बधाई दी। राष्ट्रपति टीम के सभी खिलाड़ियों को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं दी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने डेनमार्क के मिया ब्लिचफेल्ड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन से हार गई हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला सेमीफाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंड्रेस रैमुसन के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की।
3 दिन के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना के कमांडरों और रक्षा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पहली बार इसमें जवानों के साथ साथ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल हुए। कमांडरों का यह संयुक्त सम्मेलन सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे 3 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस साल के सम्मेलन की कार्यसूची में कई नए विषय शामिल किए गए हैं और इसे बहुस्तरीय, विचार विमर्श आधारित, अनौपचारिक तथा 30 जवानों और जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों को शामिल कर ज्ञानवर्धक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोहों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में करेंगे। प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत ऐसे केंद्रों की संख्या 7,499 पहुंच गई है। यह केंद्र देश के सभी जिलों में हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में जन औषधि केंद्रों से हुई दवाइयों की बिक्री से आम नागरिकों के करीब 3,600 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां बाजार दर के मुकाबले 50 से 90% तक किफायती हैं। इन केंद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए मार्च के पहले हफ्ते को जन औषधि सेवा भी रोजगार भी नारे के साथ जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के आखिरी दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि न्याय को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी। अदालती कार्रवाई और प्रक्रियाओं में मौजूद लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश में जबलपुर में अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में मामले आने लगे हैं और ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तथा कम समय में निपटाया जाए। हमारी लोअर जुडिशरी देश की न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है। उसमें प्रवेश से पहले सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले लॉ स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में पहली बार सभी राज्यों की न्यायिक अकादमियां एक मंच पर आकर न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए विचार विमर्श कर रही हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से अधिक अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में आभासी अदालतों में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई की गई है। देश में पहली बार जबलपुर में सभी राज्यों की न्यायिक अकादमियां एक मंच पर आकर न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए चर्चा कर रही हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने भी इसे एक अनुकरणीय पहल बताया और न्यायाधीशों को न्यायिक शिक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने नर्मदा नदी के तट पर ग्वारी घाट में नर्मदा आरती की और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जबलपुर।
उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीकों से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बार एसोसिएशनों के सुझाव को भी शामिल किया गया है। न्यायालय ने मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है। इसके अनुसार मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है। मामलों की सुनवाई पक्षकारों की संख्या और न्यायालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर प्रत्यक्ष तथा वर्चुअल दोनों तरीकों से की जाएगी। हालांकि इस दौरान सोमवार और शुक्रवार सहित दूसरे सभी दिनों में सूचीबद्ध अन्य मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए मदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिखाई देती है समृद्धि की लहर देश में गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क, हाईवेज का फैलता शानदार नेटवर्क, बैंक, सरकारी कामकाज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों में भी डिजिटल भारत की कामयाबी के बढ़ते कदम। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिकतम स्वास्थ्य, घर घर बिजली पानी और स्वच्छ भारत का संकल्प, अंतरिक्ष में सफलता के 23 कदम और सीमाओं के लिए आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण। कोरोना महामारी में जूझते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हर ओर तरक्की के रंग। समाज के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की ढेरों योजनाएं और पहल, और इस समृद्धि को पोषित करता है आपका आर्थिक योगदान, यानी अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान दे प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मोइना से और पूर्व IPS अधिकारी भारती घोष को डेबरा से टिकट दिया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी ने बागमुंडी सीट अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी के लिए छोड़ दी है। सुदीप मुखर्जी को पुरुलिया, तपन भुइया को खड़गपुर और शमिता दास को मेदिनीपुर से उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में नई दिल्ली में श्री त्रिवेदी को पार्टी में शामिल किया गया। श्री त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि उस पार्टी में लोग पश्चिम बंगाल की जनता की बजाय एक परिवार की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में भ्रष्टाचार और हिंसा व्याप्त है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें आवंटित की हैं। कन्याकुमारी संसदीय सीट भी भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। गठबंधन के अन्य प्रमुख दल PMK को पहले ही 23 सीट दी जा चुकी हैं। DMK और अन्य दलों के गठबंधन में कांग्रेस के लिए सीटों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और VCK को 6 सीटें आवंटित की गई हैं। IUML को 3 और MNM 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है।
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक खींचतान भी बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में डीएमके ने एनआर कांग्रेस के नेता रंगास्वामी को सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुवाई करने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरी ओर एआईएडीएमके और भाजपा गठबंधन भी एनआर कांग्रेस के साथ तालमेल का प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पुदुचेरी में चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने और मतगणना की तैयारियों के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पुदुचेरी की जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी पूर्वा गर्ग ने आज निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित है। श्री साहू आज चेन्नई में आकाशवाणी की प्रादेशिक समाचार इकाई द्वारा प्रसार भारती के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान विषम परिस्थितियों में भी निर्वाचन आयोग बिना किसी व्यवधान के चुनाव कराने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने संवाददाताओं को चुनाव आचार संहिता और चुनाव की खबरें दिए जाने के तरीके के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित खबरें देते समय पूरी निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन समाचार देने वाले संवाददाताओं को इस मौके पर सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि समय के साथ समाचारों के बारे में लोगों की रुचि भी बदली है और आकाशवाणी ने श्रोताओं की पसंद के समाचार उपलब्ध कराने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई है। श्री रेड्डी ने कहा कि संवाददाताओं को समाचार देते समय निष्पक्ष रहना चाहिए, विशेष रूप से चुनाव के दौरान तो ये और भी जरूरी है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी, आकाशवाणी दिल्ली के समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तमिलनाडु क्षेत्र के अपर महानिदेशक अन्ना दुरई ने भी इस अवसर पर विचार व्यक्त किए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने इंग्लैंड को अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में हराकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान पर। पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ विवादों का समाधान ही नहीं बल्कि न्याय को संरक्षित करना भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को 20 सीटें और कन्याकुमारी संसदीय सीट दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में 1,94,00,000 से अधिक लोगों को अब तक कोविड का टीका लगाया गया। उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीकों से होगी। यूरोपीय दौरे पर बेल्जियम में भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने उन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है जहां इसके मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य डॉ वीके पॉल ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के
स्वास्थ्य विभाग के सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य के लिए किए गए उपायों और प्रबंधन से जुड़ी रणनीति के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में संक्रमण के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई गई। इन राज्यों से कहा गया है कि वे अपने यहां संक्रमण की जांच में तेजी लाने के साथ ही संक्रमित मामलों पर नजर रखें तथा कंटेनमेंट प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड के बढ़ रहे नए मरीजों को देखते हुए केंद्रीय दल राज्यों में भेजे हैं। ये दल दोनों राज्यों में स्वास्थ्य विभागों को कोविड की निगरानी और नियंत्रण के उपायों में मदद करेंगे। दोनों दल महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा करेंगे और कोविड के दोबारा फैलने के कारणों का पता लगाएंगे। देश में अब तक 1,94,97,000 से अधिक लोगों को कोविड के बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 14,92,201 खुराक दी गई हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। अब तक कोविड-19 से 1,08,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,327 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,11,00,000 से अधिक हो गई। देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। टीकाकरण की ये सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण से पहले चिकित्सा सुविधा केंद्रों का कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाएगा। इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उत्तर प्रदेश में आगरा में कोविड जांच के लिए नैदानिक केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें रोजाना 1200 परीक्षण किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आगरा में आईसीएमआर के राष्ट्रीय कुष्ठ रोग और सूक्ष्म जीवाणु संस्थान के भवन के नए अनुसंधान खंड का भी उद्घाटन किया, जिसमें कोविड परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है। नए भवन खंड के निर्माण से बैक्टीरिया की कई किस्मों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने और दवाएं बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से निपटने में आईसीएमआर की भूमिका की सराहना की। उन्होंने देश से तपेदिक के उन्मूलन में संस्थान के प्रयासों को सराहा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अहमदाबाद की आईएमए की महिला चिकित्सक शाखा की अध्यक्ष और कोविड पर कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर मोना देसाई परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 वर्ष से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों
और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के करजत तालुका के राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2018 विजेता विक्रम अदसुल ने कहा कि देशभर के विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है और इससे उनमें नई सोच विकसित हुई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के करजत तालुका के 2018 के राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार के विजेता विक्रम अरसुल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परीक्षाओं को एक त्योहार के रूप में मनाना, घर पर सुखद माहौल बनाए रखना ताकि छात्र तनाव मुक्त वातावरण में मुस्कान के साथ परीक्षा देने जा सके। परीक्षा एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इस परीक्षा को हम कैसे सामने जाए, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 3 सालों से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, ये पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सलाह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को सभी अभिभावकों और छात्रों को पढ़ना चाहिए। अरसुल का मानना है कि यदि पुस्तक में उल्लिखित 25 मंत्रों का पालन हर कोई करता है तो निश्चय ही प्रत्येक छात्र परीक्षा में प्रसन्न वातावरण में जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने के बावजूद बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं। शिक्षक उन्हें जितना हो सके उतना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस साल का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित किया जाएगा। अरसुल ने सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयर बैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष तक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयर बैग फिट करवाना होगा। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के तीसरे मैच में आज बेल्जियम के एंट्वर्प में भारतीय पुरुष टीम और ब्रिटेन के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। सिमरनजीत सिंह ने 57वें मिनट में गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। अगला मैच सोमवार को खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति के साझेदार रहे हैं। दोनों देशों में बोले जाने वाली बांग्ला भाषा भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और मजबूत बनाती है। इस वर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। ये युद्ध 1971 में लगभग 9 महीने तक चला था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में बांग्लादेश के इतिहासकार और बुद्धिजीवी प्रोफेसर मुंतसिर मामून ने कहा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। Indian Army also supported when we started the final war around the December 3rd. So there was a joint command of Bangladesh Liberation Forces and Indian forces. Indian soldiers also sacrificed for our freedom, not only the Mukti Juddhas. So we also remembered them, and the Bangladesh government has honored the Indian people and the Indian Army with friendship. We call it Friends of Bangladesh, especially for this thing, you see. पूरा साक्षात्कार हमारे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। बांग्लादेश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से तशनुवा अनान शिशिर बोईशाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेंगी। समाचार चैनल ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। तशनुवा अनान एक मॉडल और अभिनेत्री रह चुकी हैं। भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप के लिए इस वर्ष 6 देशों के 40 वैज्ञानिकों को चुना गया है। इन वैज्ञानिकों को भारतीय विज्ञान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। भारत की पड़ोसी देशों के प्रति पहल के तहत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फेलोशिप प्रदान की जाती है। इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वैज्ञानिक शामिल होते हैं। ये फेलोशिप 2015 से शुरू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने इंग्लैंड को अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में हराकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और आईसीसी टेस्ट
टीम रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान पर। पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ विवादों का समाधान ही नहीं बल्कि न्याय को संरक्षित करना भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को 20 सीटें और कन्याकुमारी संसदीय सीट दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में 1,94,00,000 से अधिक लोगों को अब तक कोविड टीका लगाया गया। उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीकों से होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।